हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 17 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम 17 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों की तैयारी के लिए एक स्पेशल चैनल लॉन्च किया गया है, माई एग्ज़ाम। तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक त्यौहार जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया? तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल ये मनाया जा रहा है और पोंगल फेस्टिवल के मौके पर हाल ही में तमिलनाडु में जल्लीकट्टू फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया है। आप लोगों ने इस खेल के बारे में सुना भी होगा। ये सांडों का खेल है, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। और इस खेल में सांड की सींग पर कपड़ा बांध दिया जाता है और जो भी खिलाड़ी सांड की सींग पर बंधे हुए इस कपड़े को निकाल देता है और लंबे समय तक उसके कुबड़ को पकड़े रहता है, उसे इनाम दिया जाता है। यही है जल्लीकट्टू फेस्टिवल, जो कि मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो सबसे पहले आप इंडिया मैप में देख सकते हैं तमिलनाडु की लोकेशन। इसकी राजधानी है चेन्नई और चेन्नई में ही हेडक्वार्टर स्थित है टीवीएस का। मुख्यमंत्री है एडापट्टी के पलानी स्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। मद्रास उच्च न्यायालय के अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी बनाए गए हैं। अनामुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि तमिलनाडु में ही स्थित है। इंपॉर्टेंट इंडेक्स की यदि बात करें तो तमिलनाडु ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर रहा है और बाजार कर्ज के मामले में भी टॉप पर रहा है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में ओला के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना ये तमिलनाडु में ही स्थापित किया जाएगा और इसके लिए ओला ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही जो तमिलनाडु है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो केरल में कौन सा फेस्टिवल मनाया गया? ओणम फेस्टिवल। तमिलनाडु में मनाया गया पोंगल फेस्टिवल। इसी तरह अभी हाल ही में तेलंगाना में कनुमा फेस्टिवल मनाया गया है, जबकि असम में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? बिहू। हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किया गया है रवि गायकवाड़ को। और क्यों सम्मानित किया गया है? तो मानवता के प्रति इनके समर्पण के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। जैसे कि कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना होगा, जो बॉलीवुड अभिनेता है सोनू सूद, इन्होंने मानवता के लिए काफ़ी काम किए, काफ़ी अच्छे काम किए, जिसके लिए इन्हें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से नवाजा गया था। सेम उसी तरह से जो रवि गायकवाड़ है, इन्होंने मानवता के प्रति काफ़ी काम किए हैं, इसलिए इन्हें नेल्सन मंडेला अवार्ड से नवाजा गया। नेल्सन मंडेला ये कौन थे? तो ये साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। इन्होंने भी मानवता के लिए काफ़ी काम किए थे और इन्हीं की स्मृति में 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला डे। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में महाराष्ट्र के एक टीचर हैं जिनका नाम है रंजीत सिंह दिसाले। इन्हें भी हाल ही में ग्लोबल टीचर पुरस्कार से नवाजा गया है। यदि हम बात करें हेमंत कुमार पांडे की, तो इन्हें भी हाल ही में डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। जबकि जो प्रसिद्ध उद्योगपति है रतन टाटा जी, इन्हें अभी हाल ही में एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से नवाजा गया है। आप लोगों के लिए रेलवे की ये जो स्पेशल ई बुक है, जिसमें कि 7600 वन लाइनर के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। इन 7600 में 5000 जीके के क्वेश्चन है, 1600 साइंस के और 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं, जो कि आपके रेलवे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस शहर के लिए भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? तो देखिए, कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली से ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन लॉन्च की गई थी। अब ये है भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार। तो आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ते जा रही है। और ये जो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार है, ये लॉन्च की गई है बेंगलुरु शहर के लिए। लॉन्च किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। तो सबसे पहले यदि हम बात करें बेंगलोर की, बेंगलोर ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वृषभावती नदी के किनारे, और ये राजधानी है कर्नाटक की। बेंगलोर को ही क्या कहा जाता है? इसे सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। कल मैंने आप लोगों को बेंगलोर से ही रिलेटेड एक फैक्ट बताए थे
कि अभी हाल ही में विश्व के सबसे तेज़ी से उभरते हुए टेक हब के रूप में जो बेंगलोर है ये पूरे वर्ल्ड में टॉप पर रहा है। बेंगलोर में ही स्थित है कैंप घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जो कैंप घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसे अभी हाल ही में एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का भी अवार्ड दिया गया है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए हाल ही में हरियाणा के हिसार से, मतलब कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने हरियाणा के हिसार से लेकर के चंडीगढ़ तक के लिए भारत की पहली एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत की है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन ये दिल्ली में चलाई गई। बेंगलोर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। सेम उसी तरह से कुछ समय पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के अहमदाबाद रिवर फ्रंट से भारत की पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत की गई है। सी प्लेन सर्विस मतलब कि ये ऐसी प्लेन है जो कि पानी में भी तैर सकती है और हवा में भी उड़ सकती है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन रहा है? तो देखिए अभी हाल ही में पूरे वर्ल्ड के 57 देशों के लगभग 416 शहरों के बीच ये सर्वे किया गया, जिसमें कि 2020 में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर ये रहा है मॉस्को, जो कि रसिया की कैपिटल है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं रसिया की लोकेशन। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि रशिया एक ऐसा देश है जिसका कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप में स्थित है और कुछ हिस्सा यूरोप महाद्वीप में स्थित है। मतलब कि जिस मॉस्को के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, और ये जो मॉस्को है ये यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर भी है। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो मॉस्को है ये मॉस्कोवा नदी के किनारे बसा हुआ है। और रशिया का वह वाला हिस्सा जो कि एशिया के अंतर्गत आता है वह क्या कहलाता है? साइबेरिया। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस ट्रैफिक इंडेक्स में जो मॉस्को है ये रहा है टॉप पर। तो देखिए टॉप पर तो रहा है मॉस्को, इसमें भारत का जो शहर है मुंबई ये रहा है दूसरे स्थान पर। यदि हम विश्व के टॉप 10 ट्रैफिक वाले शहरों की यदि बात करें तो इस टॉप 10 में भारत के 3 शहर शामिल हैं। जैसे कि दूसरे स्थान पर तो है मुंबई, इसमें टॉप 10 में 6वें स्थान पर है बेंगलोर और 8वें स्थान पर है नई दिल्ली। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी शायद नवंबर या दिसंबर में एक इंडेक्स रिलीज़ की गई, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स, मतलब कि पूरे वर्ल्ड का सबसे आकर्षक शहर ये लगातार 9वें साल बना हुआ है लंदन। और बेंगलोर से रिलेटेड फैक्ट अभी मैंने बताया है, जो बेंगलोर है ये विश्व का सबसे उभरता हुआ टेक हब बना है। जबकि जो चेन्नई है, हाल ही में जो CCTV सर्विलांस जारी किया गया इसमें चेन्नई रहा है टॉप पर। अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी हाल ही में लिखी गई है विधु विनोद चोपड़ा के द्वारा। और विधु विनोद के द्वारा इस किताब में अपनी ज़िंदगी और सिनेमा के सफ़र के बारे में बताया गया है, जिसका नाम है अनस्क्रिप्टेड। यहाँ बात की जा रही है बुक्स एंड ऑथर की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में जो बॉलीवुड अभिनेता है अनुपम खेर, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जो कि एग्ज़ाम का पार्ट बन भी चुकी है, योर बेस्ट डे इज़ टुडे। इस किताब को लिखा है अनुपम खेर ने। हाल ही में आदिल जल दारू खानवाला, इनके द्वारा भी एक किताब लिखी गई है, इसका नाम क्या है? टाइमलेस महिंद्रा। जबकि जो चेतन भगत है भारत के प्रसिद्ध राइटर हैं, इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है इसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। तो ये सभी आप याद रखेंगे। आज़ादी के बाद पहली बार भारत का पहला पेपरलेस बजट ये किसके द्वारा पेश किया जाएगा? तो आप सभी जानते हैं जो बजट है ये कब पेश होना है, 1 फरवरी को। और आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार होगा जब इस बार का जो बजट है ये पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा, और ये पेश किया जाना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और ऐसा क्यों हो रहा है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कोरोना महामारी का समय चल रहा है, और आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो बजट है ये भले ही 1 फरवरी को पेश किया जाता है, लेकिन इसकी जो तैयारी है ये 15-20 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं तो इसकी प्रति हर सांसद के पास होती है। मतलब कि यदि कहा जाए तो भारत में लगभग 800 सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा को यदि मिला लिया जाए तो लगभग 800 सांसद हैं। तो जो भी बजट पेश होना है इसकी कॉपी तो हर सांसद को दी जाती है, मतलब कि इसके लिए सैकड़ों पेजों का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे, इन सैकड़ों पेज की जो टाइपिंग प्रिंटिंग होती है ये सभी कार्य संसद के भीतर ही किया जाता है, क्योंकि ये काम बाहर करवाया भी नहीं जा सकता ताकि कोई जानकारी लीक ना हो सके।
अब कोरोना काल में इतनी सारी तैयारी करनी है, तो ऐसे में ज़्यादा लोगों का रहना भी अलाउ नहीं होगा। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस बार का जो बजट है ये डिजिटल तरीके से पेश किया जाएगा। इससे क्या फ़ायदे होंगे? पहला तो ये होगा कि इससे पेपर की बचत होगी। दूसरा ये कि इसे इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ा जाएगा, मतलब कि निर्मला सीतारमन इसे इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ेंगी और जितने भी सांसद हैं इन्हें ये बजट इलेक्ट्रॉनिकली ही भेज दिया जाएगा ताकि वे पढ़ सकें। अब यदि हम बात करें निर्मला सीतारमन जी की, जो कि वित्त मंत्री तो है ही और ये कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई, जिसमें कि जर्मनी की जो चांसलर है एंजेला मर्केल, ये रही है टॉप पर। भारत की तरफ से निर्मला सीतारमन जी का स्थान है 41वां। अब यदि हम बात करें बजट की, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का पहला अंतरिम बजट किसने पेश किया था? ये पेश किया गया था R.K. शनमुखम शेट्टी जी के द्वारा। और ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बार बजट ये किसने पेश किया? तो ये पेश किया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा, जो कि वित्त मंत्री थे, बाद में भारत के प्राइम मिनिस्टर भी बने। सबसे ज़्यादा बार इन्होंने पेश किया था, कुल 10 बार। आप लोगों के लिए ये जो ईयरली 1000 वन लाइनर करंट अफेयर की PDF है, जिसमें कि जनवरी से दिसंबर तक के सेलेक्टेड 1000 करंट अफेयर कवर कराए गए हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कृषि कानूनों पर किसानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए कितने सदस्यीय समिति के गठन करने का आदेश दिया है? तो ये दिया है कुल 4 समिति के गठन करने का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है, किसान दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट है ये इसने बीच का रास्ता निकाला है कि फ़िलहाल तो हम इस कानून पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो 3 कृषि कानून है इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसे हटाया नहीं गया है, मतलब कि इसे रद्द नहीं किया गया है। कहने का मतलब ये है कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि अब जो किसान हैं ये अपने अपने घर को लौट जाएं, इस धरना प्रदर्शन को बंद करें। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मतलब कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है शरद अरविंद बोबड़े, इनके नेतृत्व में कुल 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो कि इस पूरे मामले को समझेगी और इससे कैसे निपटा जा सकता है, बीच का क्या रास्ता निकाला जा सकता है, इन सभी बातों से निपट करके अंत में क्या फैसला किया जाएगा ये तो देखा जाएगा। लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। हाल ही में भारत के नए विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 से कितने वर्ष तक के लिए लागू रहेगी? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अग्रणी बनाने के पर्पज से सरकार ने एक नए विदेशी व्यापार नीति की घोषणा की है, जो कि 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। और ये कब तक के लिए लागू होगी? 5 साल के लिए, मतलब कि ये 1 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री फसल योजना है इसके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसी कोई भी योजना जो कि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की जाती है, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। जैसे कि ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसके बारे में यदि मैं आप लोगों को बताऊं, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल प्राकृतिक आपदाओं के चलते भारत में किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। बाढ़, आंधी, ओले और तेज़ बारिश के कारण किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं। तो ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। और कब की थी? 13 जनवरी 2016 में। और इसी फसल बीमा योजना के 5 साल अभी हाल ही में पूरे हो चुके हैं। यदि हम उन योजनाओं की बात करें जो कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए शुरू की है, तो कुछ आप याद रख सकते हैं, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और इम्पॉर्टेंट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये काफ़ी चर्चे में भी रही है, तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में खुला है? तो ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। देश का जो पहला फायर पार्क है ये ओपन हुआ है ओडिशा में। ओडिशा की जो राजधानी भुवनेश्वर में ये ओपन किया गया है। तो अग्निकांड से बचाव के लिए लोगों को यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी और बड़ी इमारतों में यदि आग लग जाती है तो उस आग पर कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है, इन सभी की ट्रेनिंग दी जाएगी इस फायर पार्क में। यदि हम बात करें ओडिशा की राजधानी, अभी मैंने बताया है ये है भुवनेश्वर,
जो भुवनेश्वर है ये ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर भी बना है। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश हाल ही में बनाए गए हैं S मुरलीधर। लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटों की संख्या है 10, विधानसभा सीटें आती हैं 147। सिमलीपाल, भीतरकनिका ये दोनों ही नेशनल पार्क स्थित है ओडिशा में। जो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ये भी ओडिशा में ही स्थित है और ये महानदी पर बना हुआ है। हाल ही में जारी किए गए अमृत रैंकिंग, देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन रैंकिंग और शहरी प्रशासन सूचकांक दोनों में ही टॉप पर रहा है ओडिशा। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में किसानों के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने बलराम योजना की शुरुआत की है और ओडिशा के नागरिकों के लिए मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ बात की जा रही है भारत के पहले पार्क की, तो ओडिशा में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। गोवा में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क यानी कि बालू टिब्बा पार्क स्थापित किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क ओपन किया जाएगा, जबकि गुजरात के महिसागर जिले में भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था अरुणाचल प्रदेश। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो इसे एक लाइक कीजिए, एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।